आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टेब्लिशिंग पावर। चैप्टर 2 है आपका और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे तो वहाँ पे ये आपको एक बेसिक नॉलेज के तौर पे ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टेब्लिशिंग पावर। सो इस चैप्टर में हमको ये समझ आएगी कि कौन सी कंपनी थी, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, ट्रेड किन चीजों का किया और टेरिटरी को कैसे हथियाया। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम इसको समझेंगे कि भारत में ब्रिटिशर्स क्यों आए, ऐसी क्या चीजें थी यहाँ पे। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके लिए वो यहाँ पे आए। मार्केट अच्छी थी यहाँ पे, चीप रेट्स पे उनको कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते थे जिनको बाद में वो यूरोप में महंगे दामों पे बेचते थे। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि ट्रेड टू टेरिटरी की जर्नी, इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, हाउ दे सक्सीडेड टू गेट द टेरिटरी, गेट द इंडियन टेरिटरी। समझ रहे हो जी। तो ये हमको डिटेल में समझना है। तो सबसे ट्रेडिंग कंपनीज जो है उन्होंने अर्ली 17th सेंचुरी में यहाँ आना शुरू किया और बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो भारत में आती थी। तो सबसे पहले पुर्तगीज जो थे, पुर्तगीज ट्रेडिंग कंपनीज वो भारत में आई थी सी रूट से। ठीक है जी, सी रूट से वो ऐसे भारत में आई थी और उन्होंने अपना बेस कैंप गोवा में बनाया था पुर्तगीज से। और ये जो सी रूट है इसको डिस्कवर करने वाले भी एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर ही थे जिनका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। He is considered to be the discoverer of the sea route to India from Europe, right? अब हुआ क्या कि इंडिया में एक अच्छी मार्केट थी और इंडिया में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स थे। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को यहाँ जो है वो बिल्कुल उन प्रोडक्ट्स के लिए वो यहाँ आ रहे थे क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो उन सभी कंपनीज में एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने देखा कि काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि भारत में सारी कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज यही ट्रेड करने आ रही हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ज्यादा कंपटीशन में जो इंडियंस हैं वो हमको ये प्रोडक्ट्स महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो कंपटीशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1600 में, इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने एक चार्टर साइन करवाया। क्या चार्टर साइन करवाया, जिस चार्टर में उनको सो ट्रेड विद इंडिया। तो ये अकेली ऐसी कंपनी बनी, यूरोपियन कंपनी, जिसको ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का साइन चार्टर प्राप्त मिला। ठीक है। अब हुआ ये कि बाकी की ट्रेडिंग कंपनीज ने भी आना बंद नहीं किया। इवन आफ्टर गेटिंग दिस चार्टर साइन उन्होंने आना बंद नहीं किया और ये कंपटीशन जो है ये बना रहा। अब सभी कंपनीज को एक चीज क्लियर हो गई कि अगर भारत में सक्सेसफुली ट्रेड करना है तो अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना है। अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना है किसी भी तरीके, बाय हुक और बाय क्रूक। तो वो एक दूसरे के रास्ते रोकने लगे, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने लगे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आपस में ही। तो इस तरीके से उनको आर्म्स और एम्यूनेशन का भी यूज करना पड़ा। समझ गए? जब आर्म्स और एम्यूनेशन पे वो पहुंच गए, फिर उनको दूसरी चीज जो जरूरी लगी वो उनको लगी कि अपनी सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करना, टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। जो उनके कैंप्स होते थे उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इतना मजबूत बना देना कि वो किसी भी हमले को फेस करने के लिए सक्षम हूं, कॉम्पिटेंट हूं।
तो इस तरीके से अब उनको ट्रेडिंग कंपनीज को एक और चीज समझ आई कि आर्म्स, एम्यूनेशन, फोर्टिफिकेशन तो ठीक है, बट हमको एक पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। तो पॉलिटिकल पावर भी उनके दिमाग में थी और वो आगे बढ़े। अब वो जब यहाँ पे आए तो उनकी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स थे जिनकी सख्त उनको जरूरत थी, जिनके लिए वो इतनी लड़ाई लड़ रहे थे, कशमकश कर रहे थे। वो कुछ बहुत कीमती प्रोडक्ट्स थे जिसमें कैडामॉम, सिनामॉन, क्लोव, पेपर, सैंडलवुड, इस तरीके की चीजें जो थी ये आकर्षित करती थी इन सभी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भारत आने के लिए। आप समझ रहे हो? इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, फाइन क्वालिटी का कॉटन एंड सिल्क और चंदन की लकड़ी, ये कुछ नायाब चीजें थी यहाँ की जिनकी यूरोप में बड़ी अच्छी मार्केट थी और यहाँ पे वो सस्ते दामों में खरीद के इनको वहां पे बेच सकते थे और अपने वहां के सामान को यहाँ पे बेचते थे। तो ये पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी का या बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का भारत आने का। अब वहां से रह के ब्रिटेन से रह के ये सारा ट्रेड ऑलवेज पॉसिबल नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे पहले आई और वो पुर्तगीज कहाँ गए थे? गोवा में। पुर्तगीज गए गोवा में। जबकि ये आए तो ये चले गए कहाँ पे? बंगाल में। इन्होंने अपना अड्डा बनाया बंगाल को, ठीक है। और बाय 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, ठीक है जी। उन्होंने वहां पे अपनी फैक्ट्री बनाई और वहां से ट्रेड करने लगे। ये जो प्रोडक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को वहां पे गोदामों में स्टोर करने लगे, फिर वहां से उनको बाहर भेजने लगे, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि जब फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश इनकी हो गई, अब इन्होंने मान लीजिए ये फैक्ट्री है तो इन्होंने जो भारत में ये सप्लायर्स थे, छोटे मोटे सप्लायर्स, इन सभी सप्लायर्स को इन्होंने कहा कि आप ज्यादा दूर मत रहो, आप फैक्ट्री के आसपास ही सेटल हो जाओ, ठीक है। फैक्ट्री के आसपास ही सेटल हो जाओ ताकि हमको ट्रेड करना इजी हो, आपको भी इजी हो। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया और फैक्ट्री को उन्होंने अच्छे से फोर्टिफाई कर दिया, इसकी चारों तरफ से किल्लाबंदी कर दी, ठीक है। हथियार, वेपन पूरा जो है अपनी फैक्ट्री में इन्होंने फिट कर दिया ताकि किसी भी हमले को फेस करने के लिए वो सक्षम हों। अब ये यहाँ पे ही नहीं रुके, इनका इन्फ्लुएंस इससे आगे करते रहे ये, और इन्होंने फैक्ट्री बनाने के 2 साल के बाद ही इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके, रिश्वत देके यहाँ पे जमींदारी राइट्स ले लिए। कौन सा राइट? जमींदारी राइट। अब बात कहाँ की हो रही है? बात हो रही है बंगाल की। जमींदारी राइट इन्होंने ले लिया मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देके, ठीक है। जो राइट नवाब के पास होता था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गया जी। तो ये नवाब के लिए एक बड़ी डेमोरलाइज करने वाली बात थी, ये नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात थी। और जमींदारी राइट 3 गांवों पे इनको मिला। कितने गांव पे? 3 विलेजेस, जिसमें एक विलेज कौन सा था? कैलीकटा उस वक्त का, बाद में फिर कैलकटा और अब कोलकाता, ठीक है। तो जमींदारी राइट लेने के बाद नवाबों के बीच में एक रिजेंटमेंट आ गई। नवाब का ये कहना था कि हमारी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, हमारे राइट्स छीन के जो है वो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने एजिटेशन शुरू किए, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए और जमींदारी राइट से बंगाल के रेवेन्यू पे भी असर पड़ रहा था। आप समझ रहे हो जी। उस वक्त बंगाल में जो
बंगाल के जो नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खान। नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। जब जमींदारी राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, उस वक्त वहां के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। तो इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत शोर किया, लेकिन इनकी कोई बात किसी ने मानी नहीं। अभी यहीं पे ये रुके नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रुकी नहीं। उन्होंने 2 साल के बाद मुगल एम्परर को कन्विंस किया, मनाया, और 2-3 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक फरमान जारी करवाया। क्या फरमान? मीन्स हुक्मनामा। एक हुक्मनामा जो राजा ने जारी किया, जिसमें ये लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज के बाद भारत में ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी। कैसा ट्रेड? ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड की जिसमें उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ड्यूटी फ्री ट्रेड। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था बंगाल की इकोनॉमी को और नवाब्स को। आप समझ रहे हो? क्योंकि इससे सारा टैक्स जो है वो अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की जेब में ही रह रहा था, क्योंकि ट्रेड से ही तो देश चलते हैं। टैक्स ही तो रेवेन्यू जनरेट करवाता है ना जी। तो अब जब ये बात हो गई तो उस वक्त तो स्वाभाविक था कि वहां के नवाब्स को प्रोटेस्ट करना था ही। उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया, मुर्शिद कुली खान को फॉलो किया। उसके बाद जो वहां के नवाब बने वो अली वर्दी खान बने। अली वर्दी खान ने भी बहुत कोशिश की, बट कोई बात खास बनी नहीं। समझ रहे हो जी। ब्रिटिशर्स रुके नहीं। इनके बाद फिर एक और नवाब बने सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने जो है, सिराजुद्दौला ने थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट की और उन्होंने काफी नेगोशिएशंस करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझाने की कि आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड की इजाजत नहीं दी जा सकती है, आपको अनड्यू बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं। बंगाल की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे राइट्स हमारे हैं और हमने ही रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमने ही बंगाल को देखना है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी तो बड़े पक्के इरादे के साथ मैदान में उतरी, ठीक है। तो उन्होंने दे हार्डली बॉदर्ड कि सिराजुद्दौला क्या कह रहा है या बाकी के नवाब ने क्या कहा। तो जब ये चीज सिराजुद्दौला को क्लियर हुई तो सिराजुद्दौला ने फिर फाइनली अपने 30,000 फौजियों को लेके उनकी फैक्ट्री में घुस गए, ठीक है जी, और उनकी फैक्ट्री को लॉक कर दिया। उनके जो लोग वहां पे थे उनको डिसआर्म कर दिया, उनसे हथियार छीन लिए, उनका सामान छीन लिया, ठीक है, और अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी करी। फिर वहां से सिराजुद्दौला रुके नहीं, फिर वो कोलकाता की तरफ निकले जहां पे दूसरी फैक्ट्री में उन्होंने जाना था, ठीक है। बट देन द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने रॉबर्ट क्लीव के अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला को रोकना जरूरी है। और फाइनली फिर एक बड़ी मशहूर लड़ाई है बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में ये लड़ाई हुई। कहाँ हुई? प्लासी में हुई। किस के बीच में हुई? सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स। और इस जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया। बट कैसे? सिराजुद्दौला इतनी आसानी से उनसे हारते नहीं, बट सिराजुद्दौला के एक कमांडर थे, आर्मी के कमांडर थे, उनका नाम था मीर जाफिर। मीर जाफिर जो था, मीर जाफिर पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल गया था, क्योंकि उसके साथ ये एग्रीमेंट था कि अगर आप हमें सिराजुद्दौला को हराने में, मारने में हमारी सहायता करोगे तो हम आपको सिराजुद्दौला के बदले आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। मीर जाफर ने सपोर्ट किसको किया? ब्रिटिशर्स को, रॉबर्ट क्लीव को। एंड
Sirajuddaula was killed in Battle of Plassey in 1757 और फौरन मीर जाफर को इंस्टॉल किया गया एज द नवाब ऑफ द बंगाल। ठीक है जी। जब मीर जाफर अब नवाब बन गए, अभी भी अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की भूख खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते थे एक पपट नवाब। कैसा नवाब? पपट नवाब, जो सिर्फ नाम का नवाब हो, काम वो सारा अंग्रेजों का करे, एजेंट हो उनका, चमचा हो उनका, जिसको हम चमचा कहेंगे। ठीक है जी। मीर जाफर ने तो बड़ी वफादारी दिखाई उनको, ठीक है, बट फाइनली मीर जाफर भी उनके सारे 100% उनको सेटिस्फाई नहीं कर सका। मीर जाफर को हटा दिया। मीर जाफर को हटाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया, ये उम्मीद करके कि मे भी मीर कासिम जो है मीर जाफर से ज्यादा हमको, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है। मीर कासिम ने भी थोड़े बहुत ड्यूटी करी, लेकिन जब मीर कासिम से भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए और मीर कासिम ने भी जब रेजिस्ट किया तो एक और लड़ाई हो गई, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में एक और बैटल हुई मीर कासिम के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इसमें जब इस बैटल में मीर कासिम को हराया गया और मीर कासिम वाज ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल टेरिटरी, कि तुमको बंगाल की टेरिटरी में रहने का हक नहीं है। ही वाज ड्रिवन आउट। और फिर दोबारा उन्होंने मीर जाफर को रीइंस्टॉल किया एज नवाब ऑफ बंगाल। बट अब कंपनी ये समझ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्लियर था कि ये जो भी नवाब हैं ये 100% हमारा कहना नहीं मानते, थोड़ा बहुत मानते हैं। कोई 30% मानता है, कोई 50% मानता है ना। तो 100% उनको चाहिए था ऐसा आदमी। मैं कह रहा हूं आपको, कंपनी का हर ऑफिशियल अपने आप को नवाब समझने लगा और उन्होंने अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू किया। और बंगाल जो भी नवाब थे भारत में, उनसे कीमती तोहफे लेने लगे। ठीक है जी। और इस तरीके से ये रॉबर्ट क्लीव के टाइम की बात है सारी। रॉबर्ट क्लीव जो है वो एक बहुत ही करप्ट ब्रिटिशर था, जो कंपनी का भी लायल नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी लायल नहीं था। उसने अपनी पर्सनल जायदाद एक्यूमुलेट की भारत में रह के। फिर जब वो वापस गए, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी हुई ब्रिटेन में और बाद में उनको जेल भेजा गया एज पनिशमेंट। और फाइनली फिर उसने सुसाइड किया था, रॉबर्ट क्लीव ने। राइट। तो ये आपको, अब कंपनी जो है अपनी पावर को एक्सपेंड करने लगी। अब वो यहीं पे नहीं रुक गए कि हमने एक नवाब चेंज किया, दूसरा नवाब बनाया, या एक नवाब को मार दिया, दूसरा नवाब बना दिया। इससे वो खुश नहीं हुए, वो इससे और आगे बढ़े। और कैसे आगे बढ़े? अब उनको टेरिटरीज को एक्सपेंड करना था। तो एक चीज उन्होंने बहुत क्लियर रखी थी कि बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर के अलावा उन्होंने किसी भी इंडियन किंगडम पे डायरेक्टली अटैक नहीं किया था। इंस्टेड दे यूज्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक मेथड्स, राइट, टू एनेक्स द इंडियन किंगडम। उन्होंने दूसरी स्कीमें लगाई। ये याद रखने वाली बात है। आपको पूछा जा सकता है कि तो मैं कह रहा हूं आपको कि जो ब्रिटिशर्स थे, ट्रेड से टेरिटरी तक उन्होंने जाने के लिए कभी इंडियन किंगडम पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया। उन्होंने क्या यूज किए? उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज किए। डिप्लोमेटिक मेथड टू एनेक्स द इंडियन किंगडम, अपने साथ इंडियन रियासतों को जोड़ने के लिए उन्होंने उन रियासतों पे सीधा कोई फौज से हमला नहीं करवाया। इंस्टेड दे यूज दीज मेथड्स
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स। और ये क्या मेथड्स हैं जो हम पहले से देख रहे हैं। देखो, जमींदारी राइट उन्होंने पहले लिया 3 गांवों पे, 3 विलेजेस, फिर उन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड करवाया। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, आप समझ रहे हो। देन अब वो इस उस पे पहुंचे कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे एक मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में। उस विक्ट्री के बाद उनका मनोबल जो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बढ़ चुका था। अब वो कुछ अलग सोच रहे थे कि अब हम और इंडियन किंगडम्स को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1764 के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद, उन्होंने भारत में रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया। रेजिडेंट्स ये भारत के ही लोग थे, बट जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, इनको सैलरी मिलती थी जी और ये एजेंट्स के तौर पे काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उनका जो भी एजेंडा होता था उसको ये कैरी फॉरवर्ड करते थे। इस तरीके से भारत में उन्होंने, देखो, ये एक और रेजिडेंट्स बना के उन्होंने एक और डिप्लोमेटिक मेथड यूज किया। भारतीय कोई भारतीय के सामने खड़ा कर दिया तो उनको लड़ाई की जरूरत क्यों होगी। बंदूक चलाने की नौबत तब आती जब ऐसे काम नहीं बनता। तो अगर ऐसे ही काम बन रहा था, ठीक है, तो उन्होंने यही वाली स्ट्रेटजी को अपनाया। अब उन्होंने क्या किया, इसी दौरान उन्होंने एक और, बताऊं मैं आपको, जो मैं आपको कह रहा हूं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड यूज किए। एक तो ये रेजिडेंट्स बनाए, इस वजह से उनकी यहाँ पे कमांड जो है वो इजी हो गई। दूसरा, उन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस जो है वो किया। अलायंस का मतलब होता है 2 ग्रुप्स का आपस में मिलना, ठीक है, समझौता होना, बट सहमति से होना। बट ये वाला अलायंस जो है, इसको फोर्स्ड अलायंस कहा जाता है। फोर्स्ड, इट वाज फोर्स्ड बिकॉज उस वक्त तक ब्रिटिशर्स काफी स्ट्रांग हो चुके थे यहाँ। तो उन्होंने इंडियन जो भी उस वक्त के किंग्स थे उनके साथ एक फोर्स्ड अलायंस किया। उसमें इस अलायंस के मुताबिक कोई भी इंडियन राजा जो है वो अपनी फौज नहीं रख सकता था। नो इंडियन रूलर वाज अलाउड टू हैव हिज इंडिपेंडेंट आर्मी। सब्सिडियरी अलायंस में ये था कि इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते और उनको जो प्रोटेक्ट करेगी वो कंपनी की आर्मी प्रोटेक्ट करेगी, बट फ्री में प्रोटेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए उन राजाओं को बहुत पैसा देना है कंपनी को, और अगर कोई राजा वो पैसा नहीं अदा कर पाया तो उसकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स की हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी। ठीक है, लुक दिस it was another political or diplomatic strategy to annex the Indian kingdom। अब यहाँ पे बंदूक चलाने की जरूरत थी नहीं, फोर्स्ड अलायंस था, फोर्स्ड अलायंस हो गया। और फिर इस अलायंस के माध्यम से उन्होंने, जब रिचर्ड वेलेस्ले 1798 से 1805 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, तो अवध के नवाब जब अपना सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो उनको पैसा देना था, जब वो नहीं दे पाए, तो अवध की आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने ले ली बिना लड़े। तो उनको बंदूक बम चलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, साथ में हम साइड बाय साइड एक और चीज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मिला। भारत में रेजिस्टेंस हो गया, रोका उनको कितना गया। यहाँ पे बंगाल में नवाब ने कोशिश की, ठीक है, बहुत कोशिश की, बट रोक नहीं पाए। ठीक है, फिर एक और शख्स थे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वो भी अंग्रेजों के बहुत ही अगेंस्ट था, क्योंकि उसने अपनी किंगडम में क्या किया, मैसूर में उसने उनको चंदन की लकड़ी लेने नहीं दी, बैन कर दिया। वहां के जो लोकल सप्लायर्स थे
उनको भी मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स के साथ आप कोई ट्रेड नहीं करोगे, ना इलायची का करोगे, ना काली मिर्च का करोगे, ना चंदन का करोगे। बट फाइनली फिर टीपू सुल्तान के साथ भी सेरिंगापट्टम में एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, और उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया। तो रेजिस्टेंस उनको जिस लेवल का होना चाहिए था वो शुरू में मिला नहीं, तो वो आगे बढ़ते गए। फिर एक गवर्नर जनरल आए यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, उसके बाद फिर वाइसराय थे। ठीक है जी। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग्स, और लास्ट थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे 1848 से 1856 तक, 1848 to 1856। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक जो इंडियन राजा जिसकी औलाद नहीं है, जिसका आगे कोई अपना बेटा नहीं है, मेल हियर नॉट फीमेल, बेटी हो भी तो वो वहां की रूलर नहीं हो सकती है। इस डॉक्ट्रिन के तहत अगर कोई राजा जिसका कोई आगे बेटा नहीं है, और अगर राजा की अचानक डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। उसकी जो रियासत है वो किसकी हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की। लुक दिस, इट वाज another strategy to annex the Indian kingdoms without fighting with anyone। बिना लड़े, बिना नुकसान अपना उठाए, न कोई फौज का यूज करना है, न कोई बंदूक का यूज करना है, न कोई धमाके का यूज करना है, राइट। बस इसी स्ट्रेटजी से, डिप्लोमेटिक मेथड से, पॉलिटिकल मेथड से उन्होंने जो है ये वाली स्कीम लाई। और इस स्कीम के तहत ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है? दिस डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हियर, हिज किंगडम वुड लैप्स। उसकी किंगडम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी, तो वो कंपनी की टेरिटरी में शामिल हो जाएगी, उसकी किंगडम। और इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक इन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को अपने साथ जोड़ा। 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, और फिर अवध को 1856 में किया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। आप समझ रहे हो? बट हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, कि जो भी राजा जिनकी मेल हियर नहीं है, उनकी जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली राजा के मरने के बाद लैप्स हो जाएगी और वो कंपनी की टेरिटरी हो जाएगी। और इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक देखो, उन्होंने 17 संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सभी वो राजा थे जिनके अपने बेटे नहीं थे, और उनकी जब डेथ हो गई तो ये स्टेट्स खुद ब खुद, तो इस तरीके से कंपनी अपने जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करती गई, हमारी टेरिटरीज को ऐसे छीनती रही। तो ये कुछ तरीके थे ट्रेड टू टेरिटरी तक जाने के ब्रिटिशर्स के। और तो मेजर इवेंट्स जो इसके बीच में हुई, इनको याद रखने के लिए आपकी स्क्रीन पे मैं ये शेयर भी कर रहा हूँ टाइमलाइन, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 1600 में चार्टर साइन करवाया, 1651 में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, राइट। 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लीव की लीडरशिप में थी उनकी फौज और सिराजुद्दौला, राइट। और इस बैटल में सिराजुद्दौला को मारा गया। देन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें मीर कासिम को बंगाल की टेरिटरी से बाहर निकाल दिया गया, राइट। फिर उसके बाद 1785 टीपू सुल्तान के साथ
टीपू सुल्तान ने उनको रोका वहां से ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए, सैंडलवुड, पेपर, सिनामन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो वहां के ट्रेडर्स को मना किया, लोकल्स को, सप्लायर्स को, कि आप ब्रिटिशर्स को नहीं बेच सकते। तो फिर वो वहां पे जंग हुई, फिर टीपू सुल्तान की उसमें डेथ हुई। फिर 1811 से 1823 तक लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स की गवर्नर जनरलशिप में जो है क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, ठीक है। देन 1848 टू 1856 में थे लॉर्ड डलहौजी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट। और फाइनली फिर 1857 में क्या हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो अभी आपको बाद में पढ़ना है, बट यहां तक का सफर ये है। थैंक यू।